हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात आपको ये बताने वाला हूँ। जो बच्चे ये सोचते हैं ना कि मैं टेलीग्राम से कंटेंट पढ़ के और सारी चीज़ें कर लूँगा, देखो उनके साथ क्या होता है। जो बच्चों ने अभी जो कल वाली जो घातों वाली जो वीडियो दी है ना, जिन बच्चों ने नहीं देखी है, उन टैलेंटेड बच्चों का अगर टैलेंट देखना है ना आप लोगों को, एक बार कम्युनिटी सेक्शन में जाओ और ये वाला मैंने क्वेश्चन दे रखा है। एक AMU बराबर 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻27 kg होता है। मैंने ये वहाँ पे लिख रखा है। आप देखना, मैंने तीनों ऑप्शंस में सिर्फ पॉइंट को ऊपर नीचे किया है। एक बार 167 कर दिया है और एक बार पॉइंट को इधर करके बस घातों में चेंज किया है। 10 की घातों में बच्चों से इतना सा क्वेश्चन नहीं हुआ है और मैंने उसमें कुछ भी नहीं किया है। बच्चों ने सिर्फ और सिर्फ कितने, करीब करीब 20% 25% बच्चों ने आंसर सही दिया है। उसके अलावा सारे के सारे बच्चों ने आंसर गलत दिया है। पता क्यों? क्योंकि वो अपने आप को धुरंधर समझते हैं। और तो और नीचे कमेंट में बच्चे इतनी बहस कर रहे हैं कि मैंने BSc की है मैथ्स से, मैंने MSc की है मैथ्स से और 4 साल से मैथ्स पढ़ रहा हूं, मेरा क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। मैंने कहा भाई, अगर BSc की है मैथ्स से और सब कुछ किया है, उसके बावजूद भी आप 10 की घातों में इतने कंफ्यूज हो रहे हो। एक बार इस क्वेश्चन को देखना और आपको पता चल जाएगा कि टारगेट्स देखना क्यों जरूरी है। यहां पे मैं यही चीजें बताता हूं कि आपको क्या गलतियां नहीं करनी है। मैं कम्युनिटी में ऐसी क्वेश्चन नहीं डालता हूं, आपको उन गलतियों से सिखाने की कोशिश करता हूं मैं, कि जो आप गलतियां कर रहे हो उनसे कुछ सीख सको। इसी तरह से देखो, मैंने क्वेश्चन डाला 1 मिनट में हम कितनी बार सांस लेते हैं। यार बच्चे आंसर लगा रहे हैं 72 बार। अरे थोड़ा सा सोच लो, एक बार सांस लेके भी देख लोगे ना, 1 मिनट का टाइम लगा के अगर गिन के भी देख लोगे ना, ऐसे कि एक मतलब यहाँ पे 1 2 3 गिनते रहो, तब भी आप 72 बार सांस नहीं ले पाओगे। ठीक है, तब भी क्वेश्चन सही कर लेते भाई। 72 बार सांस लेने का मतलब है कि हाँपते ही रहोगे फिर, जैसे वो कौन हाँपता है, चलो छोड़ो, नाम नहीं ले रहा हूं मैं। अगला क्वेश्चन मैंने दिया F बराबर M में, पहला ऑप्शन देखा, टिक कर दिया। ये पता कौन बच्चे हैं? ये वही बच्चे हैं जो अपने आप को पूरा धुरंधर समझते हैं, ना इन्हें टारगेट्स देखने हैं, ना घातों वाली वीडियो देखी है। एक बात और मैं यहाँ पे आज आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ये इसलिए, और ऐसे ये क्वेश्चन मैंने दिया था, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। 16% बच्चे ये आंसर सही दिए। एक बार जाके क्वेश्चन देखो, सिर्फ यूनिट चेंज की है। जो डाइन है वो CGS पद्धति में यूनिट है, ऊपर मैंने CGS लिख रखा है, नीचे डाइन लिख रखा है, तो आंसर डाइन लगा रहे हैं साहब। ये नहीं देख रहे कि CGS वाली दोनों चीजें सेम है। भैया आप लोग सुधर जाओ। अगर आप ये वाली गलतियां, छोटी छोटी गलतियां वहां करके आओगे ना, तब पता चल जाएगा आपको कि क्या होने वाला है। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं क्या है। इससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि उन्हें क्या चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चन लगाने हैं, उन्हें इधर भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है। आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे और जगह जगह क्लास देखोगे जाके, उससे होगा ये कि आप ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। आपके लिए बेस्ट यही है, मैंने अपने लिए नहीं कह रहा हूँ। देखो मैंने आपसे कहा, अगर आप मेरा जैसे मान लो टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम का आपने लेक्चर देखा, आपने मेरा लेक्चर देख के कुछ प्रीवियस ईयर लगा के उन्हें नोट कर लो, उसके बाद आप बार बार उन क्वेश्चंस को दोहराओ और जो भी टेस्ट सीरीज में नए क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चंस को करो। यही बेस्ट अप्रोच है। और अगर आप नए नए चैनल्स पे जाओगे, यहाँ जाओगे, वहाँ जाओगे, इधर जाओगे, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी वीडियो, किसी की भी वीडियो देख के अगर आपने वो क्वेश्चन लगा लिए हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपके लेवल के क्वेश्चन कराए किसने हैं। अगर आपने अपने एग्जाम्स के लेवल के क्वेश्चन लगा लिए हैं ना, तो आपको बार बार करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं हमेशा से यही बात कहता हूं, मैंने खुद ने ऐसा किया था कि एक बार मैथ्स पढ़ लिया तो उसे बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। भाई साहब, मैंने पाइप एंड सिस्टम एक बार पढ़ लिया, अब बस मैं अपने नोट्स को रिवाइज करूंगा बार बार, क्योंकि क्वेश्चन तभी हो पाएगा मुझसे जब मैं एक बार चीज की प्रैक्टिस, एक बार नहीं बल्कि 10 बार करके जाऊंगा। और अगर मैंने 10 चीजें पढ़ी, प्रैक्टिस की नहीं, तो मुझसे निकलने वाला नहीं है एग्जाम। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जितने लिमिटेड क्वेश्चंस चाहे मैं कराता हूं या किसी और ने कराए हैं, आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। इसके अलावा जितने टेस्ट सीरीज में क्वेश्चंस आते रहते हैं, उन क्वेश्चंस को करते रहिए। इसके अलावा आप लोगों को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बाकी भैया आपकी मर्जी, आपका जैसा मन करे करिए, इधर भी भागिए, उधर भी भागिए, ये भी करिए, वो भी करिए। बाद में जब क्वेश्चन आएगा तो ना वो वाला क्वेश्चन कर पाओगे ना वो वाला कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने तो इतना सारा करने की कोशिश की थी। समझ आ रही है? बाकी आपकी मर्जी है भैया। मैंने तो बता दिया आप लोगों को, हर तरीके का क्वेश्चन कर लो। अरे प्रीवियस ईयर में हर तरीके का क्वेश्चन है। आपने एक बार कॉन्सेप्ट समझ लिया, प्रीवियस ईयर करके चले जाओ। जो क्वेश्चंस आपसे प्रीवियस ईयर के हो जा रहे हैं उन्हें नोट करने की जरूरत नहीं है। जो क्वेश्चन नहीं हो रहा है उस क्वेश्चन को नोट कर लो, बस इतना ही करना होता है। इससे ज्यादा करने की जरूरत क्या है। चलिए अब बात करते हैं टारगेट्स की। तो भैया ये जो क्वेश्चन आप गलत करके आ रहे हो ना, बहुत ज्यादा शर्म की बात है कि इतने छोटे छोटे क्वेश्चन भी आप गलत कर रहे हो। चलो देखते हैं क्या होता है आगे। 10 की घातों की अगर वीडियो नहीं देखी है तो रिक्वेस्ट कर रहा हूं देख लो, क्योंकि उसका जब पार्ट सेकंड आएगा ना,
तो पार्ट सेकंड से आप इतने सारे क्वेश्चंस बना पाओगे। 10 की घातें ना सिर्फ यहाँ पे इंपॉर्टेंट होती हैं, बल्कि आप मैथ्स ले लो, फिजिक्स ले लो, केमिस्ट्री ले लो, बायोलॉजी ले लो, सब जगह इंपॉर्टेंट होती हैं। और आपके पूरे मैथ्स में तो 10 की घातों का ही खेल है, और लेकिन आपको समझ नहीं आएगा। अब मैं जब उसकी यूनिट्स चेंज करना सिखाऊंगा ना आप लोगों को, तब देखना कितना मजा आएगा उसमें। तो जिस बच्चे ने अभी तक नहीं देखा है उस चीज़ को देख लो। चलिए, स्टैटिक जीके की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आप लोगों के लिए खुशखबरी है स्टैटिक जीके और रीजनिंग की ओर से कि इनका 70% से ज़्यादा सिलेबस निपट चुका है। अब आप लोगों को ज़्यादा चीज़ें करने की ज़रूरत है नहीं। तो अगले कुछ दिनों में ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ खत्म हो जाएगी, फिर हम मैथ्स और साइंस इन दोनों पे घुसेंगे और रीजनिंग की साथ में प्रैक्टिस करेंगे। उस चीज़ को आप याद करते रहना। समझ आ गई? अब आगे की स्ट्रैटेजी यही रहने वाली है, क्योंकि ये वाली दोनों चीज़ें निपटने वाली हैं। अगले एक आध हफ्ते में मैं निपटा दूंगा इन दोनों को, और बस इसके बाद रीजनिंग की प्रैक्टिस चलेगी। डेली प्रैक्टिस करने हैं 25 क्वेश्चंस, सबसे बेस्ट तरीका है 25 क्वेश्चंस कम से कम इसके प्रैक्टिस किए जाइए। जितना आपको कराया है स्टैटिक जीके को, उस सारी चीज़ों को रटिए, ज़्यादा नए के चक्कर में मत पड़िए। और ये जो है साइंस में, और एक वन लाइनर की बुक बता दूंगा मैं आप लोगों को, बस वन लाइनर पढ़ने और अपने जो नोट्स पढ़े हैं उनको पढ़ने के बाद वन लाइनर कर लेने, बस आपके लिए हो गया, इनफ है वो क्लास। अब मैं साइंस की बात करूंगा, फिर हम साइंस और मैथ्स पढ़ेंगे बस, और वो हमारे बहुत अच्छे से हो जाएंगे और हमारा काम हो गया। सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है फिर। ठीक है, चलिए अब देखिए स्टैटिक जीके में इकोनॉमिक सिनेरियो, ये जो है आर्थिक परिदृश्य के नाम से टॉपिक है। इस टॉपिक में क्या है, इसके अंदर जितनी भी इकोनॉमिक गतिविधियां हुई हैं, ठीक है, अर्थशास्त्र से रिलेटेड, बैंक की रेपो रेट, ये सब चीज़ें जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो इसमें दे दी गई हैं। इंपॉर्टेंट बुक्स एंड अथर का पार्ट 2 फाइनल पार्ट है ये। आधा पार्ट आप लोगों को कल दे दिया था, ये वाली चीज़ें आप लोगों को आज दे दी जाएंगी टेलीग्राम पे। और सीईओ का कुछ पार्ट में दे चुका था, कुछ पार्ट आपको आज मिल जाएगा, तो सीईओ हो जाएंगे। हेड ऑफ डिपार्टमेंट कुछ रह गए हैं, तो वो वाले भी आप लोगों को आज प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। इसके अलावा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के हेड हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। सारे इंपॉर्टेंट नहीं है यार हमारे लिए, और हमें सारे करने भी नहीं है, हमें सिर्फ उतने करने हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो बस जो नए चेंज हुए हैं, लेटेस्ट हुए हैं, उन्हें मैं मार्क करके दे दूंगा, आप जरूर से जरूर इस चीज़ को कर लीजिएगा। अब ऐसे ही यहाँ पे आपको 2 चीज़ें और दी हैं मैंने। नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार होता है, वो मैंने आपको याद करवा दिया है। इसके अलावा आप लोगों को अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, वो वाली जो चीज़ें हैं वो तो नॉर्मल हैं, और अगर आप उन्हें याद करते हैं तो आपके 2 बेनिफिट हैं। एक तो क्वेश्चन वहां से ये वाला तैयार हो जाएगा कि कौन सा खिलाड़ी किस खेल से बिलोंग करता है, क्योंकि अर्जुन पुरस्कार किसी को मिला है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है, इसका मतलब वो फेमस खिलाड़ी है, तो उसके बारे में आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो कौन सा खेल खेलता है। तो आप अगर उनके नाम याद करेंगे तो आपको डबल बेनिफिट मिलेगा, इसलिए आप जरूर से जरूर उनके नाम देखिए। वैसे सारे याद करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन पता होना चाहिए कि कौन सा बंदा क्या खेल खेलता है। ठीक है, आपसे अर्जुन अवार्ड में इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, जो थोड़े बहुत अलग वाले क्वेश्चंस हैं अर्जुन अवार्ड से द्रोणाचार्य वही पूछे जाएंगे, वो मैं मार्क कर दूंगा। 67th नेशनल फिल्म अवार्ड, इसके 6 से 7 क्वेश्चन है आपके लिए। बस इंपॉर्टेंट ये होता है बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट मूवी, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, और बस इतनी ही चीज़ें आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ नहीं। ये वाला क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन सा वहाँ फिल्म नेशनल फिल्म अवार्ड था, तो 67वां था। इसी तरीके से ऑस्कर अवार्ड का टाइटल पूछ लिया जाता है कौन सा था, तो 93वां टाइटल था। ये वाले आप लोगों को करने हैं, और इसमें भी इतनी चीज़ें याद करनी है जितना मैंने आप लोगों को बताया। ज़्यादा करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें वहाँ से पूछी भी नहीं जाती हैं। ठीक है, जो टेलीग्राम पर मार्क करके दूंगा बस वो कर लेना, आपके लिए इनफ है वो। चलिए, साइंस में अगर मैं बात करूं तो क्लास 9, भाई देखो मैं साइंस में आज ज़्यादा टारगेट नहीं दे रहा हूं, इसीलिए क्लास 9th की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3, ठीक है, अभी मैं देखता हूं, बता रहा हूं, वो हाफ रह गया था, वो हाफ आपको कंप्लीट करना है। इसके अलावा जो चैप्टर नंबर 4 है, ये वाला जो चैप्टर है ये आपको कंप्लीट करना है। अब इसके बाद आप लोगों को पता है कि आज आपका लास्ट टारगेट है, इसके बाद आपको टारगेट नहीं कंप्लीट करना है, सिर्फ रिवीजन करना है, तो आज इसे बहुत अच्छे से कर लेना। तो आपके लिए जो टारगेट है, जैसे कि 3rd वाले चैप्टर में मैंने आप लोगों को बताया था, ये वाले क्वेश्चन जरूर से जरूर आने चाहिए आप लोगों को, फॉर्मूला बनाने। ठीक है, जरूर से जरूर कर लेना 3rd चैप्टर में। अगर किसी को नहीं आता है तो मुझे बता देना, मैं बनवा दूंगा फिर। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन जरूर कर लेना, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, और ये देखिए आप यहाँ से, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो इससे आगे वाला जो चैप्टर है परमाणु की संरचना, अगर नहीं भी होगा तो अगले सोमवार को भी कुछ चीज़ें कराएंगे, लेकिन आप कोशिश करना है कि इसे निपटा दिया जाए। इसे केमिस्ट्री को
जो 9th की केमिस्ट्री है वो इस हफ्ते लगभग निपट जानी चाहिए। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में अगर मैं बात करूं तो इसमें सबसे पहले बस आपको पता होना चाहिए सबसे पहला मॉडल किसने दिया था, ठीक है, वो जैसे आ गया। इसके बाद आपको थॉमसन का मॉडल की बात हो जाएगी, फिर रदरफोर्ड के मॉडल की बात हो जाएगी। देखो इस तरह से आपको मार्क करना है, देख लो यहाँ कौन सी चीज़ आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, ये देखिए यहाँ, ठीक है। और बस इतना आपको यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर हो जाएगी कि गोल्डस्टीन ने खोज की है या नामकरण किया है, रदरफोर्ड ने नामकरण किया है या खोज की है। ये जरूर बताना प्रोटॉन की खोज किसने की है और प्रोटॉन का नामकरण किसने किया है। ये 2 क्वेश्चन हैं जो आप लोग कभी रदरफोर्ड लगा देते हो, कभी गोल्डस्टीन लगा देते हो, इतना छोटा सा क्वेश्चन भी गलत करके आते हो। समझ आ रही है, इस चीज़ का ध्यान रखना। परमाणु संख्या, प्रोटोनों की संख्या, यहाँ से एक क्वेश्चन निश्चित है, आपको परमाणु भार दे देगा, प्रोटोनों की संख्या पूछ लेगा, कुछ भी मतलब परमाणु संख्या दे देगा, आपको न्यूट्रॉनों की संख्या निकलवा लेगा, इसकी संख्या निकलवा लेगा, उसकी, मतलब यहाँ से एक तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आप कहोगे नीचे कमेंट में बताओगे तो मैं इस तरह के सारे सवाल करवा दूंगा, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। यहाँ से एक क्वेश्चन निश्चित है, ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन निश्चित है, आप लोग देख लीजिए, आपसे पूछेगा वो वाला क्वेश्चन, ठीक है, और वो एनसीईआरटी से ही उठ के आएगा, एज इट इज़ क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं। बस आपके पास इतना होना चाहिए। आपको पता ही है संभारिक क्या होते हैं, जिनका एटॉमिक भार समान होगा वो संभारिक हैं, ठीक है, और समस्थानिक क्या होते हैं सबको पता है, जिनके एटॉमिक नंबर समान होंगे। ऐसे ही सम न्यूट्रॉनिक होते हैं, समझ आ रही है, जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है वो सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी आया था एएलपी पता नहीं जेईई में कि सम न्यूट्रॉनिक कौन से होते हैं, तो समझ में आ गई। जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या सेम वो सम न्यूट्रॉनिक, समस्थानिक पता ही है और संभारिक पता ही है क्या चीज़ होता है, आइसोबार, आइसोटॉप्स, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को ये सारी की सारी चीज़ें करनी है। तो ये आप लोगों के टारगेट्स रहे। आगे अगर मैं बात करूं तो मैथ्स में परसेंटेज बहुत अच्छा चैप्टर है, यहाँ से बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, इसलिए इसके प्रीवियस ईयर निपटाने हैं आप लोगों को। प्रॉफिट एंड लॉस के सिर्फ आर.एस. अग्रवाल के एग्जाम्पल करने हैं, उससे ज़्यादा आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है। समझ आ गई? तो आई होप आप लोग समझ गए हो। इसके मैं प्रीवियस ईयर आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। आपका रेस्पॉन्स अच्छा नहीं है पाइप एंड सिस्टम वाले पे भी, तो इसलिए मेरा मन नहीं है कि अब मैं आगे किसी चैप्टर पे प्रोवाइड कराऊं। अदरवाइज मैं ट्रिगोनोमेट्री और जियोमेट्री पे आप लोगों को वीडियो देने वाला था। इसके अलावा स्टेटमेंट कंक्लूजन और ये सारे टॉपिक्स पे मैं वीडियो देने वाला था, पूरी प्लानिंग भी है। अकाउंटिंग्स ऑफ फिगर्स पे भी मैं देने वाला था, लेकिन आप लोगों का रेस्पॉन्स नहीं है, तो इतना टाइम फालतू मेरे पास भी नहीं है कि भाई मैं आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें कराता हूँ। यही सब करने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। वो तो आप लोगों में से कुछ लड़के बहुत ज़्यादा सीरियस हैं, वो बंद नहीं होने दे रहे प्रोग्राम, अदरवाइज मेरा मन तो है नहीं, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा, जिस तरह से आप लोग लापरवाही बरत रहे हो ना, अगर मैं 10 दिन भी लापरवाही बरतूँ ना तो आप लोगों को पता चल जाएगा, जिस कंटिन्यूटी से आप लोग पढ़ाई कर रहे हो ना वो सारी कंटिन्यूटी टूट जाएगी, पढ़ाई से बिल्कुल नाता छूट जाएगा, और फिर आप पढ़ने बैठोगे, फिर आपको पता कैसे लगेगा, यार ये कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, फिर आप मतलब टारगेट स्टडी नहीं हो पाएगी। बाकी आपकी मर्जी है, और अगर आप कहो तो 1 हफ्ते करके देख लेते हैं, 2 हफ्ते करके देख लेते हैं, फिर आ जाएंगे 2 हफ्ते बाद, देख लेंगे क्या हो रहा है, ठीक है। जिस तरह से आप लोग ढील दे रहे हो ना, अगर उस तरह से मैंने ढील देनी शुरू कर दी ना किसी भी दिन, तो आप लोगों को बहुत दिक्कत होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरी वजह से सब कुछ हो रहा है, ना ना ना, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। मैं बस ये कह रहा हूँ कि कंटिन्यूटी के साथ आप पढ़ पाते हो, लेकिन आप लोगों को उसकी अभी वैल्यू समझ नहीं आ रही है। क्योंकि होता क्या है, जब तक हमारे साथ कोई बंदा रहता है ना, तब तक उसकी वैल्यू समझ नहीं आती। वैल्यू तब समझ आती है जब वो हमारा साथ छोड़ के चला जाता है, ठीक है। चलिए, तो ऑल चैप्टर्स के प्रीवियस ईयर जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने अब तक जितने चैप्टर्स किए हैं, जो इनके साथ हैं उनके तो प्रीवियस ईयर मिल ही रहे हैं, लेकिन आपको प्रीवियस ईयर नहीं मिल रहे थे अब तक जितने चैप्टर कराए, तो उसके मैं प्रीवियस ईयर प्रोवाइड करा दूंगा। आप लोग जरूर से जरूर इस चीज़ को निपटा लेना। कोडिंग डिकोडिंग वाला चैप्टर है जो रीजनिंग में करना है, और ये खुशखबरी है कि रीजनिंग में अब चुनिंदा चैप्टर रह गए हैं, बस 4-5 चैप्टर हैं, और इसके अलावा आप लोगों का कुछ भी नहीं रह गया। रीजनिंग में कैलेंडर रह गया है, स्टेटमेंट अजम्पशन रह गए हैं, और 1-2 टॉपिक्स और हैं जो इंपॉर्टेंट है। काउंटिंग्स ऑफ फिगर मैंने खुद नहीं कराया है जानबूझ के, मैं सोच रहा हूँ कि मैं ही करा दूँ, और स्टेटमेंट अजम्पशन वाला चैप्टर भी। तो बस यही चीज़ें रह गई हैं। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। और जिन लोगों के पास टेस्ट सीरीज़ वगैरह नहीं है, भैया अभी टाइम है, ले लो, बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं रहेगा। अभी 300-400 रुपये बचा लोगे और बाद में रोगे, 4 लाख रुपये खड़े लेके खड़े रहोगे और कोई पूछने वाला नहीं होगा। और अभी 400 रुपये खर्च कर लोगे, 300 रुपये खर्च कर लोगे, किताबें उताबें जो इंपॉर्टेंट है वो ले लो, और भैया अपना सिलेक्शन ले लो। अभी बहुत टाइम है, करीब करीब 1 से 1.5 महीना है, तो अब सिलेक्शन ले लोगे बड़े आराम से। और आपका पेपर ऐसा नहीं है कि पहले ही दिन हो जाएगा।
ठीक है, पेपर को होने में भी टाइम लगेगा। तो क्या पता आपको अभी तैयारी के 3 महीने मिल जाए, 2 महीने मिल जाए। तो तैयारी अपनी अच्छे से रखिए, टेस्ट वगैरह लगाते रहिए, क्योंकि आगे टेस्ट के बेस पे ही सब कुछ होने वाला है। जितनी गलतियां करनी है वो यहीं कर लीजिए, आगे टाइम नहीं मिलेगा गलती करने का। क्योंकि जिसने बंदे ने जाके डायरेक्ट पेपर में गलती करेगा ना, उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। और जो बच्चा अभी टेस्ट में गलती कर रहा है वो बहुत अच्छा कर रहा है। ठीक है, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा।